ओके, तो हमने पहला क्लास लिया हुआ है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके, टेक्निक चेक क्या हो रहा है इसमें। हमने इंटरनल आंतरिक एड्स देखा हुआ है, अभी हम एक्सटर्नल एड्स देखेंगे। ठीक है, पहली क्लास देख लेना, तब सेकंड देखना, तभी समझ में आएगा। इंटरनल एड्स क्या था? जो बेयर एक्ट, जो लॉ लिखा हुआ है उसके अंदर जो शब्द थे उनको समझकर हम उस लॉ को कैसे समझते हैं, यही था इंटरनल एड्स। ठीक है, नाउ कुछ टॉपिक्स बाहर से भी आते हैं जो हमारे लॉ को जो समझने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। कैसे? ये हमारे LLB यूनिट सेकंड सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट का सेकंड पैरा का टॉपिक। ठीक है, क्या होता है इंटरनल एड्स, एक्सटर्नल एड्स में, बाह्य एड्स में क्या क्या आता है हम देखते हैं। देखो, टॉपिक्स सारे टॉपिक्स नहीं देखेंगे, कुछ देखेंगे। इस पहले देख लेते इसका अर्थ क्या होता है। ऐसे कानून जो न्यायालय या कानूनी पेशेवरों द्वारा किसी विशेष कानून के पीछे का अर्थ और इरादे को समझाने के लिए उपयोग की जाने वाली सूचना और मार्गदर्शन के स्रोत है। ये सहायताएं कानून के पाठ से बाहर की है और उनकी व्याख्या के लिए पूरक संदर्भ प्रदान करती है। ठीक है, क्या करती है? ये मेन लॉ से बाहर रहती है, जो रिटन लॉ है उससे बाहर का साथ होती है, फिर भी क्या करती है? उस लॉ को एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्शन 9 जो है हिंदू मैरिज एक्ट, आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करता है, ना 21 का करता है, और संवैधानिक है। नाउ अब अगर सुप्रीम कोर्ट से छोटे केस पर कोई एग्जांपल आएगा, इस सेम क्वेश्चन उठेगा। ओके, सेम क्वेश्चन उठेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? सॉरी, वो ऐसे जज या ऐसे वकील क्या करेंगे, इसका एग्जांपल इस केस का ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया? बाह्य तरीके से उस सेक्शन 9 को एक्सप्लेन करने की कोशिश हो गई। ठीक है, नाउ पार्लियामेंट्री हिस्ट्री क्या होती है? तो यहाँ पे आपको पार्लियामेंट की हिस्ट्री नहीं लिखनी। ठीक है, कुछ पढ़ के नहीं गए, अरे तो मैं खुद ही लिख सकता हूँ, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, राष्ट्रपति होगी ना, ये नहीं लिखना है आपको। ठीक है, क्या लिखना है? कोई मान लो BNS है, लिखा जा रहा था, किसने लिखा? पार्लियामेंट ने लिखा, संसद ने लिखा। संसद ने लिखते समय इस पर क्या विचार किया, क्या आपने बातें रखी, ठीक है, क्या सोच कर इस कानून को बनाया, क्यों IPC को समाप्त किया। ठीक है, इसी को कहेंगे पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। नाउ हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस। अब उस कानून को बनाने में ऐतिहासिक तथ्य क्या रहे होंगे? फॉर एग्जाम्पल, BNS को बनाने में हमने कहाँ से लिया है? IPC से लिया, जाहिर सी बात है, उसी को कॉपी किया है ना। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? ठीक है, और कहाँ से प्रभावित है? फॉर एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से प्रभावित है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, 1935 के एक्ट से, आयरलैंड से, UK से, ETC। ये सब पृष्ठभूमि भी हो गए और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। ठीक है, नाउ मिस्चीफियस रूल, सॉरी, आपने आई थिंक कुछ रह गया। ठीक है, ये वाला रूल जो है तुमको याद नहीं पढ़ना है थोड़ा सा। ये जो हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला पढ़ा ना, वो इसी रूल से आया था। ये सेकंड या थर्ड यूनिट में आपको पूरा एक चैप्टर है, हम लोग वहां देते होंगे। ओके, साइंटिफिक इन्वेंशन। नाउ जब 19th सेंचुरी में हमारा लॉ लिखा गया, BNS, सॉरी, BNS तभी लिखा गया, IPC वगैरह, तब एविडेंस के रूप में लेटर था। ठीक है, नाउ तब अगर कोई बोल देता कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी ऐड कर दो, तो सब हंसते हंसते कि नहीं थे, क्योंकि तब बिजली बनाने वाले पे भी लोग हंसते थे, कोई भी इन्वेंशन होता था लोग हंसते थे। ठीक, क्यों? क्योंकि तब ऐसा कोई खोज नहीं होती थी, ठीक है, आविष्कार नहीं हुआ था। तो साइंटिफिक इन्वेंशन किस तरह से हमारे कानून की व्याख्या में हेल्प करते हैं ना। बाद में हमारा आया सोशल मीडिया, इंटरनेट आया, वीडियो आया, ऑडियो आया। अब ये सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बनाते हैं। हमारी कॉपी हो गई, उस पर शाइन होना, इलेक्ट्रॉनिक साइन हो गया, सिग्नेचर हो गया। ठीक है, किसमें? साक्ष्य अधिनियम में आपने देखा होगा। ठीक है ना। या अपराध में देख लिया, इंटरनेट के थ्रू किसी का पीछा करना, है ना, BNS में। तो ये सारी चीजें अगर हमारे लॉ में ऐड की जाती हैं, तो ये क्या करती है? हमारे लॉ को और ज्यादा व्याख्या करती हैं, हमारे लॉ को और क्या करती है? मॉडर्न बनाती हैं, व्याख्या करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, कुछ नहीं है। अदर स्टेट्यूट, मान लो कोई और लॉ, फॉर एग्जांपल BNSS का सेक्शन 2 का सबसेक्शन 2 बोलता है, जो परिभाषा सेक्शन 2 में नहीं दी हुई है, 2(1) में नहीं दी हुई है, अगर वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम या भारतीय न्याय संहिता में दी हुई है, तो हम वहां से इसकी परिभाषा ले सकते हैं। ठीक है, ओके, मतलब कोई अन्य कानून जो एक दूसरे कानून की हेल्प कर रहा है व्याख्या करने में, अदर स्टेट्यूट वही होगा। फॉरेन डिसीजन,
फॉरेन डिसीजन के लिए सबसे अच्छा होता है, आप टॉर्ट देख लो। हमारा कानून जो है वो कहाँ से प्रभावित है, इंग्लैंड से, ठीक है, मोस्टली वहीं से आया। बट अभी फिलहाल के टाइम पे हम क्या करते हैं, यूएसए के कानून का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बहुत ज्यादा एग्जाम्पल लेता है, बट हम उससे बाध्य नहीं है, ठीक है। जैसे अन्य कोर्ट हमारे यहाँ हाई कोर्ट वगैरह सुप्रीम कोर्ट से बाध्य है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से बाध्य है। देखो एक आपने पढ़ा होगा कठोर दायित्व, रॉयलैंड बनाम फ्लेचर का केस था, ठीक है ना। कठोर दायित्व इंग्लैंड का केस था, हमारे यहाँ कठोर दायित्व नहीं लागू, हमारे यहाँ क्या लागू है, पूर्ण दायित्व, एमसी मेहता का केस में दिया गया था, ठीक है। तो क्या हो रहा है, फॉरेन डिसीजन से कानून प्रभावित हो रहा है, ठीक है। हम कानून की क्या करें, व्याख्या बना रहे हैं, पूरा कानून बना रहे हैं। डिक्शनरीज एंड टेक्स्ट बुक्स, कुछ शब्दों, कुछ किसी लेखक, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी विधि शास्त्री है, उसकी बातें भी हमारे कानून को क्या कर सकती है, बढ़ावा दे सकती है। जैसे कि ट्रस्ट, लॉ ऑफ ट्रस्ट है, या न्यास है ना, ये सब किससे संबंधित है, बड़े बड़े विधि शास्त्रियों के विचारों से, या हिस्टोरिकल स्कूल हो गया, नेचुरल स्कूल सॉरी, बहुत तेज से बारिश हो रही बाहर। ठीक, कंक्लूजन, कंक्लूजन तो हम इस आंसर का कंक्लूजन लिख रहे हैं, ठीक है। क्यों, कंक्लूजन एक्सटर्नल एड नहीं है, इंटरनल एड में आता है, ठीक है। now, इसका कंक्लूजन हम लिख रहे हैं, इस टॉपिक का क्या होगा, ये कैसे हेल्प करता है, हमारे लॉ को गाइडेंस प्रदान करता है, अंडरस्टैंडिंग में, मीनिंग में और समझ में, ओके ना। फर्स्ट वीडियो देखकर जो उसको देखेगा उसी को समझ में आएगा। अपने साथ एक बेयर है रखना और उस टॉपिक को चेक करते रहना क्या मैं बोल रही थी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर कमिंग इन माय क्लास, थैंक यू सो मच।